हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो आज अपनी एमसीक्यू की सीरीज के अंदर नेक्स्ट हमारी यूनिट होगी बच्चे, जिसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी, या आप कह सकते हैं बच्चे जिसके अंदर हम जेनेटिक्स से रिलेटेड अनुवांशिकी से संबंधित क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और पिछले वर्षों में कौन से क्वेश्चंस हमारे आए थे उनको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि भाई जो जीन एक्सप्रेशन है किसके बारे में पूछा है इसने। स्नैपड्रैगन के बारे में पूछा कि भाई स्नैपड्रैगन की जो F1 यानी पहली जनरेशन है उसमें फूल के रंग का जो जीन एक्सप्रेशन है उसको क्या कहा जाएगा। देखो भाई, किसी भी जनरेशन के अंदर जो पेरेंट्स हैं, मान लो भाई पेरेंट्स के फ्लावर्स का जो कलर होता है, फिर जो पहली जनरेशन आती है, पहली पीढ़ी आती है, तो उस पहली पीढ़ी में भी फ्लावर्स का कोई ना कोई कलर होगा। अगर पिता वाला जो कलर है वही कलर फ्लावर्स का हो, मेल के कलर जैसा हो, तो हम कहेंगे मेल का जो जीन है वो डोमिनेंट है। फीमेल वाला कलर तो बोलेंगे फीमेल का जीन डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्नैपड्रैगन है ना, इसके अंदर जो फ्लावर का कलर होता है वो ना तो आपके पेरेंट्स में से मेल वाला होता है ना फीमेल वाला होता है, दोनों से अलग होता है, दोनों का मिक्स होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि वहां पर कोई भी जीन ना तो डोमिनेंट है और ना ही रिसेसिव है, दोनों में से कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई थोड़ी सी कि भाई वहां पर जो पेरेंट्स के होते हैं जनरेशन वो रेड और वाइट होते हैं फ्लावर्स, लेकिन जो अगली जनरेशन आती है पहली जनरेशन उसमें फ्लावर्स होते हैं पिंक, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ना तो पूरे रेड ना पूरे वाइट। तो इसका मतलब कोई भी डोमिनेंट नहीं हुआ, कोई भी रिसेसिव नहीं हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? आपका सी आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये जो को एक होता है आपका को रिप्रेसिव, को शब्द जहां पे आ जाए, या को डोमिनेंस बोलते हैं एक शब्द को। को डोमिनेंस का मतलब तब होता जब वहां पे व्हाइट भी होता और रेड भी होता, लेकिन यहाँ ना तो व्हाइट है ना रेड है, तो इसलिए सी वाला आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, इसके बाद में ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं, बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। इसने कहा भी जो मेंडल ने इनहेरिटेंस का नियम दिया था वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पे लागू नहीं होता। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड मतलब जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। तो बेटा ये तो बात गलत नहीं, ये तो बात गलत है क्योंकि सब पे लागू होता है उसका नियम, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं मियोसिस की सहायता से, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो नियम आपने पढ़े हुए होने चाहिए, अब कभी आप सोचो कि सर तीनों नियम मैं दोबारा से बताने बैठूंगा, वो मैं आपको क्लास क्लास के अंदर समझा चुका हूं बच्चों, है ना। तो उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे किसकी सहायता से? मियोसिस से बिल्कुल कर सकते हैं। मेंडल का जो सेग्रीगेशन का नियम था ना वो एप्लीकेबल होगा जीन हैविंग मल्टीपल इफेक्ट, वो वहीं पर लागू होगा जहां पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी का बंटवारा तभी तो होगा जब कम से कम मल्टीपल प्रॉपर्टी होंगे, तो ये बात भी सही है। द करेक्टर स्टडी बाय मेंडल वर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 9 यानी मेंडल ने जिस जिस क्रोमोसोम पे स्टडी करके अपने नियम दिए थे वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये भी बात गलत है। यानी कि फाल्स है, पहला और आखिरी फाल्स है, बीच के दोनों ट्रू हैं बच्चे। तो ये मुझे दिख रहा है, ये रहा यहाँ पे, ये बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, पहला फाल्स है, लास्ट वाला फॉल्स है, और बीच वाली दोनों बातें ट्रू हैं, तो सही आंसर हो जाएगा। ये लिखा भी हुआ एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान रखना है। अगला बच्चे, what are the chance of color blind daughters and sons? बच्चे जो होंगे उनमें से लड़के और लड़की के कलर ब्लाइंड होने के कितने परसेंट चांस होंगे अगर जो उनके पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं उनकी मैरिज, उनके पेरेंट्स जिनकी मैरिज हुई है उनमें नॉर्मल मैन है और नॉर्मल वुमेन है जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना। इन्होंने कहा है कि भाई बच्चों के बारे में पूछा और पेरेंट्स के बारे में ये बोला है कि जो पेरेंट्स में से फादर है ना वो नॉर्मल थे। नॉर्मल मतलब उनका जो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है बिल्कुल नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फीमेल जो है ना, फीमेल के फादर को कलर ब्लाइंडनेस थी। भाई जब भी फीमेल के फादर को कलर ब्लाइंडनेस होती है ना तो फीमेल होती है कैरियर। कैरियर का मतलब है उसको बीमारी नहीं है लेकिन उसकी संतानों में हो सकती है, मतलब उसका एक जीन में दिक्कत है। तो अब बच्चे कैसे हम डिसाइड करते हैं? बच्चे डिसाइड करते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके एक्स और एक्स, एक्स और ये वाई और एक्स, फिर उसके बाद एक्स की इस एक्स के साथ में, और फिर एक्स का, फिर वाई का एक्स के साथ में।
इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल। तो बच्चे जो हुए उसमें से देखो एक फीमेल आपकी क्या है, एक फीमेल आपकी नॉर्मल है, दूसरी फीमेल करियर है ना। और तीसरी फिर एक मेल क्या है, नॉर्मल है, दूसरा मेल कलर ब्लाइंड है। तो मतलब चांस कितने परसेंट हुए, 50%। 50% सन जो है कलर ब्लाइंड होंगे और डॉटर जो होंगी वो नॉर्मल होंगी, उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। यही हमारा फाइनल रिजल्ट आया है। ये क्रॉस करना मैंने पहले भी सिखा दिया था। आंसर आएगा बच्चे ए। जब भी क्रॉस कराना पड़े ऐसे हम लोग करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शहद की जो मक्खी है उसमें लिंग के निर्धारण के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, बताना है आपने कौन सा कथन सही है। तो अब बच्चे देखो फालतू के पढ़ के कोई बेनिफिट है नहीं, मैं आंसर को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो आंसर आपका आएगा सी वाला आपका आंसर आएगा। और उसमें क्या बताया आपको कि फीमेल जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, यानी 32 होते हैं, और मेल हैप्लॉयड होते हैं, इसलिए उनके अंदर 16 गुणसूत्र होते हैं। ये बात आप याद रखें, यही ऑप्शन के अंदर आपको दी गई है। 5वें क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। जब F1 जनरेशन हाइब्रिड पौधे को माता पिता में से किसी एक के साथ क्रॉस किया जाता है, मतलब ये आपका पेरेंट्स 1, माता पिता में से ये पेरेंट्स 2, और इनकी जो जनरेशन आई F1 जनरेशन, तो इस F1 जनरेशन को इससे या इससे क्रॉस करवाएं, दोबारा से इससे क्रॉस करवाएं, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, यानी पिछली पीढ़ी में जाके हमने किसी से क्रॉस करवाया तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस कहा जाता है। बी आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब, डाई मतलब दो प्रकार की प्रॉपर्टियां होंगी जिनको आप क्रॉस करवा रहे हो बच्चे, जिनका प्रजनन करवा रहे हो। तो F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, देखो दो प्रकार की चीजें होती है। जीनोटाइपिक रेशियो यानी जीन्स का अनुपात, एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो मतलब प्रॉपर्टी का अनुपात। जीनोटाइपिक मतलब जीन कौन सा, फिनोटाइप मतलब काला है, गोरा है, कैसा है व्यक्ति, जो बाहर से आपको कैसा दिख रहा है ना। और उसका अनुपात मैंने आपको सिखाया था बच्चे, कितना बताया था, डी वाला ऑप्शन बताया था, 9:3:3:1। ये आपके पिछले 2024 में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था और डायरेक्टली मैंने पूरा आपको ये समझाया था, टेबल बना के भी समझाई थी। याद करिए कंसेप्ट जब करवाए थे तो आपका ये चीजें हो चुकी थी बच्चे, और डायरेक्टली क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फिर आ जाइए 7 नंबर पे, पॉलीजेनिक कंट्रोल के तहत करैक्टर का एक्सप्रेशन क्या है बच्चे। समझिए पहले पॉलीजेनिक कंट्रोल क्या चीज है, ये समझते हैं। पॉलीजेनिक करैक्टर यानी पॉलीजेनिक गुण वे होते हैं जो एक से अधिक जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं और इनका प्रभाव लगातार बदलाव के रूप में दिखता है। तो ऐसे कौन से करैक्टर हैं जो जिनको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं बच्चे, एक होता है हमारी हाइट और एक हमारा स्किन कलर, यही आपसे पूछा गया था। ओके सर। फिर 8वां क्वेश्चन बच्चे, उस मैकेनिज्म का नाम बताइए जिससे किसी पॉपुलेशन में नए एलील दिखाई देते हैं। नए एलील कब बनेंगे, जब म्यूटेशन होगा, जब आपके सीक्वेंस में चेंज होगा। तो यही दे रखा आपको म्यूटेशन, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक जीनोटाइप मतलब जीन्स दे रखे हैं भाई, टी, वाई, आर, एक मटर का पौधा है, इससे कितने अलग अलग तरह के गैमेट्स बनते हैं। अलग अलग तरह के गैमेट बनने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वो होता है 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, जितने भी हिट्रोजाइगस आपको जीनोटाइप दिख रहे हैं, हिट्रोजाइगस मतलब अलग अलग, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये अलग है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग है, ये सेम है होमोजाइगस। तो इसको हम नहीं लेते, मतलब 2 की पावर n का मतलब जितने हिट्रोजाइगस होते हैं बच्चे उनको लिया जाता है। हिट्रोजाइगस कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 2 4, यानी कितने गैमेट बनेंगे इनसे, 4 गैमेट बनेंगे। याद रखेगा इस बात को, आंसर भी आपके सामने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसने कहा भी जो एबीओ ब्लड सिस्टम है, मतलब हमारे अंदर चाहे हमारा ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, हमारा जो ब्लड ग्रुप का पूरा सिस्टम है ना, इसको एबीओ सिस्टम कहा जाता है बच्चे। तो इस एबीओ सिस्टम के 1000 लोग थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता लगा कि ए का ब्लड ग्रुप जिनका था 42 लोग थे, बी वाले 672 थे, ए बी वाले 36 थे, ओ वाले 250 थे। तो आपसे क्या पूछा है कि भी इस डेटा के हिसाब से
आई जो एलील है, देखो हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा तो किससे होगा, एलील से होता है। तो आई एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है, आई कहाँ पे होता है, आई होता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है बच्चे। ओ कितने लोगों का है, 250 लोगों का है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जो जितने लोगों का ओ ब्लड ग्रुप है वो ऊपर, टोटल में जितने टोटल थे 1000 थे, 0.25 आ गया। और ये जो वैल्यू होती है ना, जस्ट अ सेकंड बच्चे, चलिए। हाँ तो हम कहाँ थे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है जितने लोगों के अंदर वैसे वाला एलील है अपॉन में टोटल कितने 0.25, और जो ये वैल्यू आती है ना 0.25, ये हमेशा किसकी आती है बच्चे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आती है। क्यू निकालने के लिए उसका करना पड़ता है रूट, रूट आ जाएगा 0.5। तो फाइनल आंसर आपका जो ओ एलील होगा वो 0.5, जिसको आप प्रतिशत में बोलोगे तो 50% होगा बच्चे, यही आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ड्रोसोफिला के बारे में। ड्रोसोफिला में लिंकेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में बताना आपने बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द लिंकेज इन ड्रोसोफिला। लिंकेज का मतलब होता है जो पास पास आपके जीन्स होते हैं वो एक साथ अगली जनरेशन में जाने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं बच्चे, इसको लिंकेज कहा जाता है। और लिंकेज जो होता है ना उसके बारे में एक बात बताने, कौन सी सही है समझिए जरा। देखो भाई, कंप्लीट इन मेल्स एंड इनकम्प्लीट इन फीमेल्स, पुरुषों में लिंकेज पूरा होता है, महिलाओं में अधूरा होता है। देखो ड्रोसोफिला जो होते हैं ना उसमें जो क्रॉसिंग ओवर होती है केवल फीमेल्स में होती है, मेल्स में क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है, क्रोमोसोम्स की नहीं होगी। तो फिर जो लिंकेज है पुरुषों में तो जैसे कि जैसे लिंक वैसे ही अगली जनरेशन में चले जाएंगे, लेकिन महिलाओं में क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो कुछ जीन्स अलग होंगे, लिंकेज टूटेगी। तो इसलिए हम कहेंगे सर कि मेल्स में क्या होगा वो पूरा होगा, फीमेल्स में इनकम्प्लीट होगा, याद रखें। इतना मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं। लिंकेज क्या होता है पढ़ा चुका हूं सभी बच्चों को, क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होती है पढ़ा चुका हूं बच्चों। अब आपकी बारी है भाई, अब ये क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं, अब ये प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब बेटर तरीके से आप लोग पढ़े हुए होंगे। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। जीन किसकी इकाई होती है बच्चे। जीन भाई हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है जीन से ही तो ऑपरेट होता है, तो मतलब जीन हमारी फंक्शन की इकाई है। हम कुछ भी कार्य हो रहा है बॉडी में, रिकॉम्बिनेशन की है, म्यूटेशन की, इन सारी चीज़ों की इकाई जीन होती है। रिकॉम्बिनेशन समझते हो ना, दोबारा से कंबाइन करके जीन से और नया क्रोमोसोम बनना। म्यूटेशन मतलब सीक्वेंस चेंज होना। तो कुछ भी काम होगा तो जीन से ही होता है बच्चे, इसके अलावा नहीं होता। 30 नंबर पे आ जाओ। इन्हीं दो जुड़े हुए जीनों के बीच क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी होती है। भाई दो जीन्स जुड़े हुए हैं मतलब पास पास हैं, तो उनकी क्रॉसिंग ओवर होगी किस पे डिपेंड करेगी। मैंने बताया था कि जो उनके बीच की दूरी होती है ना बच्चे, उनकी दूरी होती है उस पर डिपेंड करता है ना। और एक तो दूरी पे डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा दूर दूर क्रोमोसोम होंगे ना उतने ही जल्दी क्रॉसिंग ओवर करेंगे, मतलब अपनी जगह बदल के दूसरे हिस्से पे जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे आंसर दिख रहा है बी वाले में, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्रॉसिंग ओवर उतनी ही ज्यादा होगी जितनी दूरी ज्यादा होगी दो जीन्स के बीच की। जितने जीन्स पास पास होंगे तो वो नहीं जाएंगे छोड़ के एक दूसरे को, साथ ही रहेंगे, क्रॉसिंग ओवर होने के चांस कम होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। ओ ब्लड ग्रुप वाले बच्चे के पिता का बी ग्रुप है। बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप है, पिता का बी है। पिता का जीनोटाइप क्या होगा, ये पिता है उनके, उनका जीनोटाइप क्या होगा। देखो भाई एक बात को समझिएगा आप लोग, बी ब्लड ग्रुप के लिए हमारा कौन सा होता है, ये आई बी,
इसके लिए क्या होता है बच्चे, आई बोल दो या आई ओ बोल सकते हो आप लोग। बच्चे का जब ओ है तो पिता के अंदर ऑब्वियस ही बात, सबसे ज्यादा चांस के आंसर पिता के अंदर जो जो दूसरा होगा ना वो आई ओ ही होने के चांस हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा सर हमारे पास में आंसर नंबर ये आपका डी वाला, आई बी आई ओ। क्यों है, ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप होता है आई ओ। बच्चे को दोनों माता पिता से आई ओ एलील मिलना जरूरी है। पिता का ब्लड ग्रुप बी है इसलिए उसके पास बी होगा, और इसलिए बच्चे को आई नोट देने के लिए पिता के जीनोटाइप में आई ओ एलील भी होना आवश्यक है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, तो वो हो जाएगा। क्योंकि अगर भाई अगर पिता के पास में देखो पिता का बी था, पिता का जो आपका जीनोटाइप बी था, ब्लड ग्रुप बी था, तो इसका मतलब इसके पास में बी तो है ही है ना। लेकिन बच्चे का क्या है, बच्चे का बोला ओ, मतलब इसके पास में ये है। अब इसको बच्चे को पिता से अगर ये आई ओ मिला है, माता से भी यही मिला होगा, तभी तो इसका ब्लड ग्रुप ओ हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिता के पास में जो दूसरा आपका जो जीनोटाइप है वो आई ओ मिलेगा आपको, तभी बच्चे का ये पॉसिबल हुआ। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास में, अगर 64 लोगों की उंगलियां नॉर्मल हैं और 16 लोगों की उंगलियों की संख्या एबनॉर्मल है, तो आप पॉलीडेक्टिली का पेनिट्रेंस क्या होगा। समझिए इस बात को, क्या चीज इसने बोला है। देखो भाई कैसे निकालते हैं पेनिट्रेंस। निकालने का तरीका क्या होता है कि भाई कितने लोगों में वो गुण दिखाई दे रहा है और टोटल इंडिविजुअल कितने हैं। एबनॉर्मल कितने लोगों में दिखा, 16 की उंगलियां एबनॉर्मल थी। टोटल कितने थे, टोटल कैसे पता लगेगा, जो नॉर्मल और एबनॉर्मल को जोड़ो। नॉर्मल 64 थे, एबनॉर्मल 16, कुल मिला के कितने थे 80। डिवाइड करो तो फिर आपका आ जाएगा 0.2। 0.2 को परसेंटेज में बदलोगे 20%, तो आंसर आ जाएगा करेक्ट ए वाला। पेनिट्रेंस कितना हुआ 0.2। अगला क्वेश्चन है बच्चे, जीन के अप्रभावी एपिस्टेटिक इंटरेक्शन में F2 डाई हाइब्रिड अनुपात, ये तो पहले ही बता चुका बच्चे, ये 934 ये हाइब्रिड वाले अनुपात पूरा कंसेप्ट में समझा चुका हूं, तो इसको हम बार बार इस समय नहीं लगाएंगे। एपिस्टासिस किसका एग्जाम्पल है एपिस्टासिस का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो भाई एपिस्टासिस जो प्रोसेस है इसका मतलब होता है जब एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को प्रभावित करे या मॉडिफाई कर दे, उसको बोलते हैं एपिस्टासिस। और मेंडल ने जो नियम दिया था उस नियम से हटके ये चीज है, यानी मेंडल के नियम को ये डेविएट कर रही है, मेंडल के नियम को गलत साबित कर रही है। क्योंकि मेंडल के समय पे ये बात हमें नहीं पता था कि एपिस्टेसिस जैसी भी कोई प्रोसेस होगी, एक जीन दूसरे जीन को काम को प्रभावित करेगा। हमारे शरीर की जब संरचना बनती है, निर्माण होता है माँ के गर्भ में, तो उस समय पे बच्चे क्या होता है, उस समय पे हमारे आंखों के अंदर 2 ऑर्गेन्स बनते हैं, तो एक जीन दूसरे को प्रभावित करता है। तो जीन ने ऐसा नहीं कहा था, इसलिए हम बोलेंगे कि ये बात हमें जीन के नियम से डेविएट कर रही है, और वो किस में लिखी हुई है, सी ऑप्शन में लिखी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चे आपका, डैश इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द सम ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। डैश जेनेटिक और एनवायरमेंटल असर के जोड़ का फिजिकल रूप क्या है। देखो यार 2 शब्दों का जिक्र किया, जेनेटिकल मतलब जो माता पिता से हमें जीन्स मिल रहे, और एनवायरमेंटल, इन दोनों का सम जो होगा उसको क्या बोलेंगे, मतलब इन दोनों के सम से ही बच्चे के अंदर फिर कुछ ना कुछ आएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या है, मतलब ये है कि माता की तरफ से मान लो या माता पिता की तरफ से मान लो कोई जीन आया, वो जीन कैसा था कि बच्चा लंबा होगा, या मान लो बच्चा काला होगा। ऊपर से हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत गर्मी पड़ रही है, हम और काले हो रहे हैं, तो फाइनली हम कैसे हुए, काले। अब ये कालापन जो आया ना, ये किस किस का इफेक्ट है, एक तो हमारे एनवायरनमेंट का, दूसरा हमारे जीन्स का। यही बात आपसे पूछी थी, तो फिनोटाइप बोलेंगे इसको, जो बाहर से दिखता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। फिर अब बच्चे म्यूटेंट फिनोटाइप को जेनेटिक मैनिपुलेशन से वाइल्ड टाइप में बचाया जा सकता है, इस तरीके को कहते हैं। द म्यूटेंट फिनोटाइप कैन बी रेस्क्यूड टू वाइल्ड टाइप बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन, दिस मेथड इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, समझिए बच्चे इसको। देखिए जीन कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जब कोई म्यूटेंट जीन नॉन फंक्शनल होता है तो उसकी फंक्शनल कॉपी इंट्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं, जो पहले वाला फिनोटाइप था वो वापस लाया जा सकता है। इसी घटना को बोला जाता है जीन कॉम्प्लीमेंटेशन। और
यही आपका आंसर होगा, जीन कॉम्प्लीमेंटेशन। देखो, जो जीन मैनिपुलेशन द्वारा संभव होता है, मीनिंग क्या है, एक बात को समझो। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है ना, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि भाई जो म्यूटेंट फिनोटाइप को जेनेटिक मैनिपुलेशन से वाइल्ड टाइप में बचाया जा सकता है। मतलब अगर कोई जीन म्यूटेशन कर गया है, म्यूटेशन के बाद में नॉन फंक्शनल है, तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, अगर वो नॉन फंक्शनल है तो उसकी जगह पे हम दूसरा जीन डाल करके और पहले से म्यूटेट होने से पहले, म्यूटेंट होने से पहले वो जैसा था वैसे इफेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं बच्चे। इसी को बोलते हैं जीन कॉम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, व्हाइट आइज फाइल्स आर कॉज्ड बाय रिसेसिव एलील। भाई ये आपकी व्हाइट आइज यानी आंखों के बारे में है। ये किससे होता है, रिसेसिव एलील एट वन लोकस if in a Drosophila population in Hardy-Weinberg equilibrium 9% of flies have white eyes। तो फाइंड करिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइल्ड टाइप एलीज। अब की बार जो क्वेश्चन पिछला हमने देखा था, तो इसने बोला कि वाइट आइज जो है ड्रोसोफिला के बारे में बोला 9%, इन्होंने अब की बार आपको बोला, और फिर ये कहा कि अब बताओ वाइल्ड टाइप एलील्स की फ्रीक्वेंसी बताओ। यानी पिछला क्वेश्चन और एक नई बात इन्होंने ऐड कर दी। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप लोग डील करोगे, समझो जरा। देखो, वाइट आइज जो इन्होंने रिसेसिव जीनोटाइप बोला है, तो जीनोटाइप की वैल्यू क्या होती है, क्यू स्क्वायर आपने पीछे पढ़ा था। फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना हुआ, मतलब परसेंटेज हटा के फ्रैक्शन निकालोगे तो इसने 9% बोला था, 9 का मतलब 0.09 हो गया। अब हम वाइल्ड जीन्स को कैसे निकालते, हार्डी विनबर्ग से, तो इन्होंने कहा था सबसे पहले तो क्यू जो है उसकी वैल्यू निकालो। क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू आती है इसको हम लोग स्क्वायर मानते हैं, तो रूट करके निकालते 0.3 आ गया मेरे भाई। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, पी निकालते। पी की वैल्यू हमें एक बात पता होता है कि टोटल एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, पी प्लस में क्यू 1 मानते हैं। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, 1 में से इसको हटाएंगे तो 0.7, इसको वापस परसेंटेज में करेंगे तो 70% आ जाएगा। यही अपना सही जवाब होगा। हार्डी विनबर्ग इक्वेशन याद होगी, डेफिनेटली होनी चाहिए। अगले पे आ जाओ, वह जीन जिसे किसी अन्य गैर एलेलिक जीन द्वारा अंत्यक्रिया के माध्यम से दबा दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं। अभी तो पढ़ा था बच्चे हमने, जब एक जीन दूसरे को दबा देता है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब गैर एलील के द्वारा। एलील का मतलब होता है कि उसी के जैसा, जैसे मेरी आंखों का रंग डिसाइड हो रहा है तो जीन के द्वारा होगा। एक जीन ब्लू कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, एक जीन होगा बच्चे आपका ब्लैक कलर आंखों के लिए। लेकिन मान लो ये आपस में नहीं दबा रहे, कोई तीसरा जीन है जो कि है ना, जो कि इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, किसी और काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो अगर इनके काम को दबाता तो फिर क्या कहा जाएगा हमारे द्वारा, फिर कहते हैं हाइपोस्टेसिस कहा जाता है बच्चे, यानी किसी अन्य जीन के द्वारा। फिर से वही है आपका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए सही अनुपात क्या होता है बच्चे, रेशियो पूछिए। रेशियो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं सारी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में 1:2:1 होती है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, और आपसे पूछा क्या गया है, मैच करने फिर से। तो ये कुछ घटनाएं हैं, डोमिनेंस की घटना, प्लियोट्रोपी की घटना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस, चारों चीजें एक्सप्लेन हो चुकी है, चारों चीजों के बारे में जानते हैं। अब कर दो मैच। जो सबसे पहले आपको, प्लियोट्रोपी का मतलब क्या होता है, जब कोई एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को डिसाइड करता है तो उसी को कहा जाता है, यानी फर्स्ट वाले का 3 है, बाकी आप जोड़ सकते हो बच्चे। जैसे डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि एक एलील ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, दूसरा दब जाए, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंस, है ना। तो ये कहाँ दिख रहे हैं मुझे, ये सी वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, बाकी आप जोड़ सकते हैं। A set of gene will be in a complete linkage। कोई जीन का सेट है, पूरी तरह से लिंकेज शो करेगा कब, जब जो प्रोजेनी फिनोटाइप है फॉर पेरेंट्स P, फॉर पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप्स R। इसने बोला भाई लिंकेज 100%, यानी कंप्लीट लिंकेज कब होगी, जब आपके पेरेंटल जो जेनेटिकल जो पेरेंट्स के जीनोटाइप थे और जो रिकॉम्बिनेंट होने के बाद में हुए उनके बीच जब कितना परसेंटेज होगा। तो मेरे भाई लिंकेज मतलब
पेरेंट वाला ही एज इट इज पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल प्रोजेनी में आ गया हो तभी तो होगा। अगर थोड़ा सा भी रिकॉम्बिनेंट हुआ तो लिंकेज कहाँ गया, फिर तो कुछ ना कुछ लिंकेज खत्म हुआ। तो ये हो सकता है बच्चे आपका डी में, जब पेरेंटल 100% हो और रिकॉम्बिनेशन 0 हो तभी तो पूरा का पूरा जीन आएगा अगली जनरेशन में। 25 नंबर क्वेश्चन फिर से वही है, रिपीट हो गया आपका। एक जीन जो दूसरे जीन के असर को छिपा सकता है उसे एपिस्टेसिक जीन कहते हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है बच्चे? रेटिटाई बात है, फिर से रेटिटाई बात है, 12:3:1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ रेशोज हैं, कुछ अनुपात हैं जो आपको भविष्य में काम आएंगे, और ये सारे के सारे रेशो, सारे अनुपात हमने किए थे। और बाई चांस किसी बच्चे को फिर भी ऐसा लगे कि नहीं सर याद नहीं आ रहा है, तो जो जो लिखा है ना कि भी आपका रिसेसिव जीनोटाइप रेशो या फिर डोमिनेंट जीनोटाइप रेशो, 4-5 बातें होती हैं, मारो सर्च, बना लो कॉपी के अंदर अपने नोट्स, ताकि भविष्य में आपको काम आए। ठीक है, ओके भाई। यस यस, मानसी ने सही दिया था जवाब इसका, बिल्कुल भाई। तो चलिए बच्चे, ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस आपने कर लिए होंगे, कंसेप्ट पढ़ने के बाद कोई खास बात नहीं है। और ये क्वेश्चन करने का मेन उद्देश्य बस ये है कि कम से कम समय में आपके सामने से मैं क्वेश्चन निकाल दूं जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने का काम तो हम बहुत समय से कर चुके। और आप देखना, मैंने आपको ये कहा था कि पहले मैं आपको बेसिक्स करवाऊंगा, मैंने बेसिक में भी इतना एडवांस आपको करवाया कि देखो सारे क्वेश्चन आपके वहीं से बन रहे हैं। अगर आपने ढंग से समझाना बच्चे जेनेटिक्स वगैरह जो मैंने आपको समझाया है, तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। जब आज तक देखो सारे पेपर लेके आया हूँ आपके सामने, इन सब में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए थे वहीं से तो बने हुए थे, बताइए आप। तो करते रहिए बच्चे, है ना। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।